माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन क्या था ये जानेंगे हम। लेकिन ये जो आंदोलन था इसका भारत से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। ये प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम था, एक तरह से कहा जाए तो। सबसे पहले हम जानेंगे कि खिलाफत मतलब क्या होता है। खिलाफत का मतलब होता है विरोध करना। तो ये किसके विरोध में था, इसको कौन विरोध कर रहा था और क्यों विरोध कर रहा था, तो इसके लिए हम थोड़े फ्लैशबैक में चलेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर 1918 तक। ये रहा प्रथम विश्व युद्ध का, ये 4 वर्षों तक चला था। अब इसमें 2 गुट थे, एक गुट था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो इसमें कौन कौन से राष्ट्र थे ये हम जानेंगे। तो धुरी राष्ट्र और दूसरा कौन सा था, मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन से राष्ट्र थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। और मित्र राष्ट्र में कौन से राष्ट्र थे, तो मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 तक चला था। इसमें 2 गुट थे, एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरे का नाम था मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जो राष्ट्र थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र थे, तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इसमें हम मेनली जो बात करेंगे वो इस तुर्की की बात करेंगे और ब्रिटेन की बात करेंगे, क्योंकि मामला जो खिलाफत आंदोलन से जो संबंधित मामला था इन 2 राष्ट्रों के बीच ही था। तो क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है तो चूंकि जो तुर्की है वो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत से छोटे छोटे जो राष्ट्र थे वो भी उनके साथ थे, एक तरह से बड़ा सा एम्पायर था। लेकिन तुर्की जो था उसका एक तरह से बोलिए तो मुख्यालय था। वहाँ का जो सम्राट होता था उसको खलीफा बोला जाता था। खलीफा जो होता था मुस्लिमों का धार्मिक गुरु होता है। खलीफा उस समय जो था मुस्लिमों का वो धार्मिक गुरु होता था। तो इस वजह से जो भारत के भी मुस्लिम थे तो उनके मन में ये डर था कि अगर विश्व युद्ध में तुर्की जो धुरी राष्ट्र है अगर वो हार जाते हैं तो मित्र राष्ट्र वाले जो हैं उनके साथ अनैतिक व्यवहार करेंगे। जैसा कि होता है कि अगर कोई युद्ध होता है और उसमें जो जीतने वाला पक्ष होता है वो हारने वाले पक्ष पे अपने मनमाने ढंग से व्यवहार करता है। तो इसलिए भारत के मुसलमान जो थे वो महात्मा गांधी, कांग्रेस सभी के आह्वान के बाद भी कि आप ब्रिटेन का साथ दीजिए, वो ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके खलीफा के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो उस समय क्या होता है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं और ब्रिटेन के द्वारा यह मुसलमानों को बोला जाता है, ये वादा किया जाता है कि अगर हम जीत भी जाएंगे, क्योंकि उस समय परिणाम का पता नहीं था कि कौन जीतेगा, तो वो बोलते हैं कि ठीक है अगर हम जीत जाएंगे इस युद्ध को तो हम तुर्की के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हम खलीफा के पद का सम्मान करेंगे। जब ये वादा कर देते हैं ब्रिटेन तो भारत के मुसलमान भी जो है उनके साथ मिल जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्र जो है वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा होता है वो धुरी राष्ट्रों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ आरोपित संधियां की जाती हैं। और ये बोला जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किए गए जो आरोपित संधि थे इसी ने बीज बो दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध के। तो हम उस जर्मनी वाले मामले पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ बात करेंगे मेन तुर्की की बात करेंगे। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन पहले से ही एकदम क्लियर था कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो तुर्की में हम लोकतांत्रिक शासन लाएंगे, हम ये खलीफा के पद को खत्म कर देंगे। ब्रिटेन जीत जाता है और अब क्या होता है कि तुर्की के साथ सेवरे की संधि की जाती है। अब ये सेवरे की संधि क्या होती है, तो सेवरे की संधि में तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य बड़ा सा साम्राज्य था उसको क्या किया जाता है, ये लोग आपस में बांट लेते हैं। कुछ पार्ट ब्रिटेन को दिया जाता है, कुछ अमेरिका ले जाता है, कुछ रूस ले जाता है, कुछ फ्रांस ले जाता है। ऐसे ही मित्र राष्ट्रों के और भी जो राष्ट्र होते हैं उनमें भी उसके पार्ट को बांट दिया जाता है, अलग अलग एक तरह से कहा जाए तो इसे बंदरबाट कर दिया जाता है।
पहला तो बात ये होता है, और दूसरा होता है वो उसके जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग होते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, वो सभी के लिए खोल दिया जाता है, ये होता है। और फिर उसके बाद से जो खलीफा होते हैं उनको भी ये किया जाता है कि अब खलीफा के पद को जो है वो नहीं रखा जाएगा। अब इस बात से जो है भारत सहित दुनिया के सभी मुसलमान राष्ट्र जो होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि भारत में तो उन्होंने वादा किया था कि नहीं, हम अगर जीतेंगे भी तो हम उनके साथ बुरा अनैतिक व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की आदत है वादा खिलाफी करने की, तो वो उस बात को करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, भारत में उसके लिए पुरजोर विरोध होता है। इसमें जो दो मेन नाम हैं वो अली बंधु हैं, वही इसे आगे बढ़ाते हैं। तो भारत में जो अली बंधु होते हैं वो खिलाफत कमेटी बनाते हैं। तो वो दोनों अली बंधुओं के नाम जो है वो क्या है, आप इसे नोट कर लेंगे। ये है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत कमेटी बना ली जाती है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जब रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय गांधी जी ने इन लोगों से भी सहायता मांगी थी कि आप आइए और इसमें हमारा साथ दीजिए। अब ये हो जाता है, खिलाफत कमेटी बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें गांधी जी कैसे जुड़े। अब इसमें क्या होता है, जब गांधी जी देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह को वो खत्म कर चुके होते हैं और अंग्रेजों के द्वारा जो होता है क्रांतिकारियों पर दमनात्मक प्रवृत्ति जो है वो और बढ़ गई होती है, और जो रॉलेट एक्ट था उसको उसी तरीके से काम लिया जा रहा था, तो गांधी जी अपने मन में बना चुके होते हैं कि अब हमें अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है। तो गांधी जी ने जब देखा कि खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा है तो वो उन्हें ये एक अच्छा अवसर दिखता है हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करने का। वो चाहते हैं कि जब हम असहयोग आंदोलन चलाएं या खिलाफत आंदोलन चलाएं तो इसमें सभी लोग एकजुट होकर और अंग्रेजों का विरोध करें। फिर नवंबर 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का जो है वो दिल्ली में अधिवेशन होता है, उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और अली बंधुओं द्वारा और लोगों के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि अब जो हमारे नेता होंगे वो गांधी जी होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम आगे का कार्य करेंगे, यही जो हमें बताएंगे इन्हीं के अनुसार हम सत्याग्रह करेंगे। लेकिन गांधी जी जब आते हैं खिलाफत आंदोलन में जब जुड़ते हैं तो इसका विरोध बहुत सारे नेता करते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना भी करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो मामला है ये भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, पहला, और दूसरा ये धार्मिक मामला है। तो ये गांधी जी पर ये आरोप भी लगता है कि राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का, लेकिन गांधी जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। गांधी जी एक नेक इरादे से आए थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता की अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक कोई भी सत्याग्रह तब तक सफल नहीं हो सकता भारत में जब तक भारत की सारी जनता उठकर खड़ी नहीं हो जाती। और गांधी जी इसी के साथ असहयोग का भी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और ये दोनों आंदोलन अब साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन को हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जो है वो अलग है। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो तुर्की से संबंधित है। अब क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो खिलाफत आंदोलन को छेड़ दिया जाता है। यहाँ पे मुसलमानों से बोला जाता है कि आप सेना में भर्ती ना हो और आप इसके अलावा उनके स्कूल कॉलेजों में जाना बंद करें। तो इस सब का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है। जब अली बंधुओं के द्वारा इनके बहिष्कार की बात की जाती है तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली बंधुओं को गिरफ्तार करने के बाद 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में जो है वो क्रांति की जाती है और ब्रिटेन के साथ संधि कर ली जाती है और सुल्तान के जो पद होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसके राजनीतिक अधिकारों को भी हटा दिया जाता है और इसके बाद वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाता है। तो इस तरह से है जो ये तुर्की का मामला खत्म होता है और ये भारत में जो चल रहा खिलाफत सत्याग्रह है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये रही खिलाफत आंदोलन की पूरी कहानी।
इसके साथ ही जो है वो असहयोग आंदोलन भी चलता। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी 1 अगस्त 1920 से करते हैं और इसी दिन हमारे देश के एक बड़े ही गणमान्य नेता जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कैसे इसमें तिलक फंड बनाया जाता है और उस समय इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये जमा हो जाते हैं। तो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे आगे की कहानी असहयोग आंदोलन को। ये रही खिलाफत आंदोलन की कहानी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।